हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब्स डू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप बीपीएससी टीआरई थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों लेवल पर अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको किस पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब कमेंट्स में भी बहुत सारा हमने देखा, तो मुझे लगा कि इसका रिप्लाई मुझे वीडियो में करना चाहिए। और एक कन्फ्यूज़न सच में क्रिएट होता है जब हम तीनों लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे मैं 2 लेवल के प्रिपरेशन कर रही थी, 6 to 8 और 9, 10। मेरे पास 2 ही था क्योंकि मेरा अभी एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ था। एमएससी में मेरा एडमिशन था, चल रहा था मेरा एमएससी, और पेपर 2 मेरा अभी, जब एमएससी नहीं क्लियर था तो मेरा पेपर 2 भी नहीं था। तो मेरा 2 ही था ऑप्शन, 6 to 8 और 9, 10। तो मैं किस पर फोकस करती थी, मेरा कौन सा निकला, मैं सबके ऊपर बात करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही मेरा इधर जॉब हुआ तो मेरा एमएससी वहाँ से जो रेगुलर था वो स्टॉप हो गया और फिर से मुझे डिस्टेंस से एडमिशन लेना पड़ा। तो अब मैं डिस्टेंस से एडमिशन ले चुकी हूँ, बट 1 ईयर मैं बैक हो गई हूँ। 1 ईयर मतलब कि मैं बैक हो गई हूँ क्योंकि 1 ईयर मेरा वहाँ कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर फिर से मुझे करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, आपके पास अगर पेपर 2 है, पेपर 1 है स्टेट का, तो आप दोनों लेवल पर एलिजिबल हो। और अगर आप सीटेट भी पास किए हो पेपर 2, तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो, यानी तीनों लेवल पर हो। तो जितने भी लोग तीनों लेवल पर एलिजिबल हैं, तो तीनों लेवल पर वो फॉर्म अपना फिलअप किए होंगे। अब उनके पास एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि हम किस पर फोकस करें। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने वर्क प्लेस पर आ चुकी हूँ, सिवान। मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका है 18 जून से ही, और 24 जून से मंथली एग्ज़ाम भी हमारे स्कूल में होने वाले हैं, जो मंथली एग्ज़ाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग भी अपने वर्क प्लेस पर पहुँच चुके होंगे तो आप आगे की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, इस मौके को हाथ से बिल्कुल निकलने नहीं दीजिए। क्योंकि बीपीएससी टीआरई थर्ड में अगर एक सीट आप बुक नहीं कर पाते हो तो बीपीएससी टीआरई 4 आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। क्योंकि अभी स्टेट का जो पेपर है वो अदर स्टेट वाले भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में जो कंपटीशन होगा वो थर्ड के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होगा। पहले क्या था कि जब हम लोगों का स्टेट हुआ था, जब मैं स्टेट दी थी, तो उस टाइम किसी को पता ही नहीं चला कि स्टेट का फॉर्म कब फिलअप हुआ। मतलब बिहार में रहने वाले जो लोग थे उनको भी नहीं पता चला। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो ये बोले कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि फॉर्म आया कब, एग्ज़ाम कब हुआ। फ्रेंड्स, वाकई स्टेट का जो फॉर्म फिलअप किया गया था और एग्ज़ाम लिया गया था वो बहुत ही फास्ट हुआ था। मेरा खुद का फॉर्म फिलअप के 4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था, मतलब 14 दिन मेरा एग्ज़ाम था मैथ्स का। तो ये बहुत ही फास्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला था। तो बहुत कम लोग स्टेट में शामिल हुए थे और कम लोग क्वालिफाई किए, और वही लोग बीपीएससी टीआरई 2 में बैठे। जैसे हम लोग उसमें आए, बीपीएससी टीआरई 2 में आए, और जो बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, जो बच गए, वही बीपीएससी टीआरई थर्ड में फॉर्म फिलअप किए। अब बीपीएससी टीआरई 4 में वो आएंगे जो इस बार स्टेट का पेपर दे रहे हैं और जिनका रिजल्ट आएगा वो शामिल होंगे बीपीएससी टीआरई 4 में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। इसको आप अपने हाथ से बिल्कुल बिछलने नहीं दीजिए, आप अपने हाथ से फिसलने नहीं दीजिए, इसके ऊपर आप जी जान लगा दीजिए ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। सोचो, आप जब इतने कम कंपटीशन में सिलेक्शन आप नहीं ले पाओगे तो फिर टीआरई 4 में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो फिर तो वहाँ उम्मीद ही आप खो दोगे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी, पूरी विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ आप मेहनत कीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब कन्फ्यूज़न जो आपके सामने क्रिएट है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। जब मैं 6 to 8 और 9, 10 दोनों पेपर का प्रिपरेशन करती थी तो मैं फोकस अपना 9, 10 पे की थी, 6 to 8 पे नहीं। यकीन मानो, 9, 10 के लिए ओनली अपने सब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोकस किया था, और जनरल पेपर मेरा थोड़ा बहुत पहले से जो क्लियर था उसी के बेस पे, और मेरा 9, 10 भी क्लियर हुआ, 6 to 8 भी क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हुआ। 6 to 8 का 50%, जैसे जो आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 9, 10 के लिए करते हो 80 मार्क्स का, तो 6 to 8 में उसका 40 मार्क्स तो आपका हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाता है, और 40 मार्क्स जो रह गया वही आपको करना होता है। लेकिन मैंने नहीं किया, मतलब मेरा साइंस था, साइंस मैथ्स था, तो मैथ्स मैंने किया तो 40 मार्क्स का मेरा मैथ्स हो गया। और साइंस जो पहले से मैं पढ़ाती थी, जो भी नॉलेज था उसी के बेस पर मेरा साइंस था, और जनरल जो मतलब पार्ट्स था वो भी पहले की ही बेसिस पर मैंने दिया। लेकिन हमारा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था शिक्षा विभाग के जनरल कैटेगरी में।
बट जो हमारा 9-10 है ये हमारा कल्याण विभाग में सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर भी अच्छा मार्क्स था, यहाँ पर मतलब एक बोल सकते हो इसके अंदर जो सिलेक्शन हुआ कल्याण विभाग के अंदर, इसका जो कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक था, तो इसमें हो गया। और हमारे कहने का मतलब कि मैंने एक पर फोकस किया, सिलेक्शन दोनों में हुआ। आप हायर जो आपका है वो हायर लेवल उसमें आप फोकस करो। देखो फ्रेंड्स, जब मैंने दोनों पेपर दिया था तब मुझे मुश्किल पेपर 6 to 8 का लगा था। 9-10 का मुझे इजी लगा था क्योंकि 9-10 के लिए मैंने मेहनत किया था, मैंने सेट लगाया था, मैंने सब कुछ किया था। और 6 to 8 के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, बट 6 to 8 का भी पेपर मुझे इजी मतलब हार्ड लगा था। 6 to 8 का पेपर 9-10 के कंपेरिजन। और 9-10 का पेपर ऐसा लगता है ना सुनने में कि 9-10 का टफ होगा, 6 to 8 का ईजी होगा। नहीं, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मैंने किया तो 9-10 का जो लेवल था मैथ्स का उससे ज़्यादा लेवल था 6 to 8 का। यानी 6 to 8 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हायर लेवल का प्रिपरेशन करना होगा। आपको ये नहीं सोचना होगा कि हम टीजीटी से कम लेवल का करेंगे, टीजीटी से ज़्यादा लेवल का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 to 8 आपका होगा, तो उससे बढ़िया है ना कि 9-10 का आप प्रिपरेशन करो। तो क्योंकि फ्रेंड्स 6 to 8 में ज़्यादा कंपटीशन होगा, फिर 9-10 में उससे कम कंपटीशन होगा, और 11-12 में तो बहुत ही कम कंपटीशन होगा। अगर आपका पेपर 2 पास है तो यकीन मानो आप +2 ही क्रैक करोगे। 9-10 आपका क्रैक होगा या ना होगा, 6 to 8 होगा या ना होगा, +2 आपका हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हो तो मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपका अगर 65 से 70 नंबर +2 में आ रहा है और 9-10 में अगर आपका 80 नंबर आ रहा है, फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप +2 में ही फोकस करो, क्योंकि +2 में अगर आप फोकस करते हो तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा रहेगा मैं मानती हूँ, लेकिन बीपीएससी टीआरई थर्ड में कम रहेगा। और बात रही गेस्ट टीचर की, तो गेस्ट टीचर अब +2 में रहेंगे, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं वो आप देखोगे, सारी चीज़ें निकल कर फिर आएगी। लेकिन आपको अपना मेहनत करते रहना है। और सभी सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी सब्जेक्ट में मुझे नहीं ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे गेस्ट टीचर होंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपना फ्रेंड्स मेहनत तो करना है, +2 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मैंने बहुत सारे को देखा जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन बहुत सारे का मैंने देखा 6 to 8 में नहीं हुआ, 9, 10 में नहीं हुआ, 11, 12 में हो गया, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत कम है। तो इसलिए आपका वहाँ पर होने का चांस ज़्यादा है। तो आप +2 पर फोकस करो, और साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं +2 के साथ साथ सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो आप 9-10 पे करो, दोनों पर करो, और 6 to 8 आपका ऑटोमेटिक होगा अगर आप करोगे तो। और मुझे तो ये लगता है कि कम समय के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे पहले से आप करते आ रहे हो, मान लो +2 पर आपने फोकस किया, +2 ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो गया है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ठीक ठाक तैयारी हो गया है, तो अभी टाइम बचा है तो 9-10 पर आप कर लोगे फोकस। 9-10 का भी जो और सब्जेक्ट है या जनरल पेपर है, करेंट्स अफेयर हो, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको लगता है कि हमारे पास कम टाइम है और हम किस पर फोकस करें, 3 हमारे पास ऑप्शन है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हायर लेवल में जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उस पर आप फोकस करो, उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के जो आपके लोअर लेवल है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जितने आप लोअर लेवल में जाते हो उतने कंपटीशन ज़्यादा होते हैं। जैसे आप प्राइमरी में चले जाओ और ज़्यादा कंपटीशन होता है, और बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो ये नहीं देख कर बनाती है लेवल, वो ये नहीं देखती है कि प्राइमरी का है तो प्राइमरी लेवल का पेपर बनाना है और सेकेंडरी का है तो सेकेंडरी लेवल का, वो देखती है कि फॉर्म की मतलब फिलअप ज़्यादा हो रहा है जिस लेवल में, उस लेवल का, यानी कि जो जिसमें संख्या ज़्यादा है कैंडिडेट का, उसका पेपर थोड़ा मुश्किल रखती है, टफ रखती है, ताकि उसको मतलब जो सिलेक्शन होगा या जिस भी तरीके से जो सिलेक्शन लेना है बच्चे को तो उनको आसान हो, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर पेपर हार्ड होगा कट ऑफ कम जाएगा, पेपर ईजी होगा कट ऑफ हाई होगा, ठीक है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखनी है, चाहे कट ऑफ लो हो, हाई हो, पेपर ईजी हो, हार्ड हो, उससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि पेपर चाहे कैसा भी हो, हमें एक प्रॉपर तरीके से और टेंशन फ्री होकर पेपर देकर आना है, और विश्वास के साथ कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, इस तरीके से आपको पेपर देकर आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स
जैसे मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास था कि दोनों में मेरा सिलेक्शन होगा, तो दोनों में हुआ। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि विश्वास के साथ आप तैयारी करो। केवल तैयारी करने से नहीं होता है, मेहनत करने से नहीं होता है, आप विश्वास भी रखो, विश्वास को डगमगाने नहीं दो। आप पूरा 100% बिलीव के साथ आप विश्वास करो और 100% बिलीव के साथ आप तैयारी करो। और ये आप मत सोचो कि 2 बार 4 बार हमने कोशिश किया, 1 नंबर 2 नंबर से हमने मतलब कि मिस कर दिया तो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको फिर भी, आप चाहे 10 बार गिरे हो, फिर भी आपको उठने का प्रयास करना है। तो आप 10 बार भी असफल हुए हो, लेकिन फिर भी आपको सफल होने के लिए प्रयास तो करना है ना। तो प्रयास जब आप कर ही रहे हो, टाइम आप दे ही रहे हो, तैयारी आप कर ही रहे हो, तो फिर आप विश्वास के साथ क्यों, विश्वास के साथ क्यों नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि विश्वास के साथ आप तैयारी करो, मेहनत करो। आप ये मन में एकदम विश्वास कर लो, बैठा लो मन में कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और देखो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप फॉलो करो अपने साथ में। और मैं तो अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ाई करना शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि जो भी गर्मी की छुट्टी में हमें टाइम मिला, वो टाइम मेरा पढ़ाई में यूटिलाइज़ नहीं हो पाया। बहुत सारे घर के पेंडिंग वर्क थे, उसको मैं कंप्लीट करने में लगी थी, क्योंकि लंबी छुट्टी मिलती नहीं है, फिर पता नहीं कब अक्टूबर में फिर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ अक्टूबर में 1 मंथ की छुट्टी होती है। दुर्गा पूजा पहले से लेकर छठ पूजा बाद तक कंटिन्यू 1 मंथ की छुट्टी होती है, और गर्मी की 15 दिन की छुट्टी थी। तो फ्रेंड्स, इस छुट्टी में ड्यूटी भी लगती है, तो ड्यूटी भी करना होता है, और मुश्किल से जो भी 8-10 दिन का जो टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको जो करना होता है वो करना होता है। तो वो टाइम हमारा पढ़ाई में यूटिलाइज़ नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब जो भी टाइम है वो मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, पढ़ाई करना है। जितना भी टाइम है वो पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पर देना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3rd में किसी भी तरह से सिलेक्शन लेना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी लोगों का आया था कि आपको तो जॉब हो गया, आपको तो सिलेक्शन हो गया, फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हो। तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो नए होंगे हमारे चैनल पर, इसलिए वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उनकी गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा कल्याण विभाग में सिलेक्शन हुआ है, और इस विभाग से मैं शिक्षा विभाग में जाना चाह रही हूँ। इसलिए मैं दोबारा से पेपर देने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस विभाग में मुझे नहीं रहना है, और ऐसे भी इस विभाग को मैं सोची थी रिज़ाइन करने को, लेकिन फिर मैं सोची कि पहले शिक्षा विभाग में मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से जो डिसीजन लेना होगा मैं लूँगी, क्योंकि ये हमारा पर्सनल चॉइस है। और ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, सबका अलग अलग सिचुएशन है, सबका अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग काम करने का और जीने का तरीका है। कहीं ना कहीं इस विभाग में हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ परेशानी है, सबके साथ परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए विभाग बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल है, बहुत सारे लोगों के लिए इसके अंदर आवास मिल जाता है, तो अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ आराम से वो रहते हैं। उन्हें शिक्षा विभाग में जो इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है स्कूल से घर आने जाने, तो ये नहीं करना पड़ता है इस स्कूल में। तो ये बहुत सारी और मामले में देखा जाए पॉजिटिविटी में तो सही भी है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए मतलब सही नहीं मुझे लग रहा है, इसलिए मैं चेंज करना चाह रही हूँ विभाग। तो इसलिए मैं दोबारा से पेपर देने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो शायद अब ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे, मैं कितनी बार रिप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, जिनको नहीं पता होगा उन्होंने कमेंट किया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने उस लेवल पर फोकस कीजिए जो आपका हायर लेवल है, और जो जनरल पेपर की आप प्रिपरेशन करोगे तो वो तो आप 6 to 8 दे रहे हो, 9, 10 दे रहे हो, 11, 12 दे रहे हो, तीनों में काम आएंगे। वो 40 नंबर तीनों में कॉमन हो गया। और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो आपका 11, 12 भी होगा, और आपका 9, 10 में भी 80 नंबर का है, और 11, 12 में भी 80 नंबर का है, तो दोनों तो आपका ऐसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6 to 8 की बात रही तो 6 to 8 में 40 मार्क्स का और दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मैथ साइंस में जिसका मैथ्स मान लो टीजीटी में है, तो मैथ्स में 80 नंबर उनको तैयारी करना होगा, या उनका 11, 12 में मैथ्स होगा तो वहाँ भी 80 नंबर की तैयारी करना होगा। जब वहाँ करेंगे तो 9, 10 भी उनका ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जनरल पेपर का करेंगे तो दोनों लगभग उनका इक्वल हो जाएगा। और बात रही 6 to 8 का, तो 40 मार्क्स जनरल पेपर सेम प्रिपरेशन हो जाएगा, और 40 मार्क्स का मैथ्स का भी हो जाएगा। बात रह गया 40 मार्क्स साइंस का, तो वो अगर उनके पास टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, 11, 12, 9, 10 पे फोकस करो, आपका 6 to 8 भी हो जाएगा। मैंने तो ऐसा ही करा और मैंने रिजल्ट भी देखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 11th-12th में सिलेक्शन ईजिली ले लिए, जिनका 9, 10, 6 to 8 नहीं निकला, फिर भी उनका 11th-12th निकल गया। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप हायर पर फोकस करो, क्योंकि आप नंबर अपना नहीं केवल देखो, नंबर कंपटीशन भी देखो, नंबर दोनों चीज़ आप देखो। कंपटीशन भी आपको देखना है ना कि कंपटीशन कितना है, और ये भी देखना है आपका मार्क्स कितना आ पा रहे हैं, दोनों को आप कंपेयर करो, ठीक है। बहुत सारे लोग 90-95 लेकर आकर के भी वो मतलब कहीं ना कहीं अनसिक्योर फील कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2 में जैसा कि आप सभी लोग न्यूज़ वगैरह में भी सुन रहे हैं कि धांधली हुआ था, तो मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, और ये सभी लोगों को मतलब पता है धांधली हुआ था। तो फ्रेंड्स, जिससे कि आप कट ऑफ से ही समझ सकते हो कट ऑफ कितना हाई गया था, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो 93, 92, 91 लेकर आए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा मैथ्स में, तो कितना तकलीफ हुआ होगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि अगर इस तरह का कुछ भी निगेटिविटी नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, कम ही रहेगा। बीपीएससी टीआरई 3rd में तो मुझे लगता है कम ही रहेगा, लेकिन अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है, नीचे नहीं लेकर जाना है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि 90 कट ऑफ रहेगा, तो आप सोचोगे हमें 100 नंबर लेकर आना है, ठीक है। अगर कोई बोलता है ना कि 100 कट ऑफ जाएगा, तो आप 110 का टारगेट लेकर चलो। मतलब हमेशा अपना टारगेट ऊपर होगा, भले ही उससे कम आपका नंबर आ रहा हो, कोई बात नहीं, डीमोटिवेट भी आपको नहीं होना है, लेकिन टारगेट को हमेशा ऊपर रखना है। 100 का आप टारगेट लेकर चलो, 120 में 100 का, कोई भी व्यक्ति 100 का टारगेट लेकर चलेगा ना, और तो एग्जाम में अगर वो 90-95 भी लेकर आएगा ना, तो सेफ रहेगा इस बार, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो, इस तरह का पेपर लीक वगैरह ये सब मामला नहीं हुआ, तो अगर ये सब हो जाता है तो फिर तो मत पूछो, 110 भी कट ऑफ, 115 भी जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से अगर पेपर हुआ, तो मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि साफ़ सुथरे तरीके से पेपर हो इस बार। बार बार हम लोग पेपर देने जाते हैं, सब में हम लोगों का देखो छुट्टी लेना पड़ता है। 2 CL भी मेरा बर्बाद हुआ, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया। तो इस तरह से छुट्टियाँ भी बर्बाद हो जाती है, और साथ में मतलब आने जाने का टाइमिंग, पैसे खर्च होते हैं। जो अदर स्टेट से लोग आते हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी, आप सोच लो, आने जाने में कितने पैसे खर्च होते होंगे, और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए कितना तकलीफ होता है। तो इसलिए आप सब लोग भी यही प्रे करना अपने गॉड से, अल्लाह से, कि इस बार जो पेपर है वो साफ़ सुथरे तरीके से हो और स्मूथली कंडक्ट कर लिया जाए, सब कुछ अच्छे तरीके से हो, और मतलब कि ईमानदारी पूर्वक इस पेपर को कंडक्ट करा जाए। लेकिन देखो, बिहार है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कितना भी अच्छे से होता है फिर भी विश्वास नहीं होता है कि अच्छे तरीके से पेपर लिया गया है या कहीं धांधली नहीं हुआ होगा, विश्वास नहीं हो पाता है किसी के मन में। लेकिन फिर भी हम सभी लोग मतलब यही सोचेंगे, गॉड से प्रे करेंगे कि विभाग से यही हम लोग भी आग्रह करेंगे कि स्मूथली पेपर को मतलब साफ़ सुथरे तरीके से कंडक्ट कराया जाए, ताकि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट्स है, उनके लाइफ का जो कीमती टाइम है, उनका जो मेहनत है, उनका जो जज्बा है, उनका हौसला, ये कम नहीं हो जाए, ठीक है। उनका जो उम्मीद है, जो विश्वास है विभाग के प्रति, वो कहीं कम ना हो। तो इसको मेंटेन करने के लिए साफ़ सुथरे तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगी, और आप सभी लोगों को यही मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं, आप इस इंतज़ार में मत बैठे रहिए कि हो सकता है कि डेट आगे बढ़ जाए। नहीं, डेट आगे बढ़े पीछे बढ़े, आप खुद को देखिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आप कहाँ पर हो, आपको कितना मेहनत करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा आपको टॉपिक छूट रहा है, कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक और आपको पढ़ने की ज़रूरत है, रेडी करने की ज़रूरत है। आप इसमें लगे रहो, आप इसमें मत लगो कि डेट आगे होगा पीछे होगा क्या होगा। आप अपनी फोकस को अपनी स्टडी पर रखो, बाकी जो चीज़ें हैं जब होने वाला है होगा, आप अपनी तैयारी में लगे रखो, अपनी फोकस को अपनी तैयारी पर रखो, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।